मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में। आज की इस क्लास में आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को अच्छे से समझाएंगे। देखिए, जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले दो पैटर्न आप लोग समझना जरूरी होता है कि आपके बोर्ड पैटर्न का सिलेबस क्या है। पहला चीज, आप लोग किसी भी चीज का तैयारी करते हैं पहला काम यही होता है कि आप लोग पता करिए कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। दूसरा का चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह कि आप लोग अपने एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को एक बार जरूर सॉल्व करिए, ताकि आप लोग को अंदाजा लग जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, जो आपके बड़े भाई एग्जाम देकर आगे गए हैं आखिर उनके प्रीवियस ईयर में उनके साल में एग्जाम कैसे आया है। तो यह बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि आप लोग सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझिए। दूसरा का चीज कि वह आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को बारीकी से ध्यान पूर्वक सॉल्व करिए, समझिए, और आप लोग को अंदर से वही कॉन्फिडेंस लाएगा कि नहीं, अब हम लोग से प्रीवियस ईयर के सवाल बन जा रहे हैं तो अब हमारे भी एग्जाम में जो सवाल आएंगे वह बनेंगे ही बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग वही प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। जिन भी भाई को लगता है कि सर मुझे यह पूरा प्रीवियस ईयर जो भी आप लोग अपना नोट्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं, हमें यह सारे चाहिए ताकि हम लोग तैयारी बढ़िया करना है, तो जिन भी भाई बहनों को पीडीएफ नोट्स जो भी चीज लेना होगा आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप स्टडी विथ डेडिकेशन। यह जो है ना बाबू, यह आप लोग जो देख रहे हैं यह आप लोग का ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, स्टडी विथ डेडिकेशन SWD यह ऐप है। इतना तक लिखिएगा ना स्टडी विथ डेडिकेशन तो यह ऐप आ जाएगा। ऐप आने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उसके बाद उसमें आप लोग आराम से जाके पीडीएफ आप लोग ले लेंगे। कोई दिक्कत होता है तो दोनों में से किसी एक नंबर पर आप लोग आराम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरी सहायता मिल जाएगी। यहाँ से आगे चलते हैं बाबू लोग, और यहाँ से आप लोग इसका चाहते हैं तो आप लोग अपने से नोट्स भी बना सकते हैं, हैंड रिटेन नोट्स। मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग अपने हाथ से लिखते हैं, तो आप लोग अपने हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स भी बना सकते हैं। वरना जो आप लोग हम अभी यहाँ लिखवाएंगे इसका पूरा एकदम लिखा हुआ पूरा पैनल वाला पीडीएफ भी आप लोगों को अपलोड हो जाएगा यहाँ से। चलिए बाबू यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा बाबू लोग, यहाँ से पहला सवाल है कि वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। यह आपके 2018 में पूछा गया है। देखिए 2018 में जो सवाल पूछे गए थे एक लेवल से पूछे गए थे, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छे खासे थे। आप लोग यहाँ जब पढ़ेंगे, जब आप लोग इसका आंसर निकालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यह क्वेश्चन क्या था। देखिए यहाँ उत्तर में हम लिखे हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल सभी जगह होने वाले बादलों की गर्जन एवं बिजली की चमक के कारण लगातार आवेशित होते रहता है। देखिए ऐसे हम लोग का जो बादल वायुमंडल होता है यह उदासीन होता है, लेकिन हम लोगों का क्या होता है ना कि आप लोग भी देखते हैं कि हमारे वातावरण में हम लोग का एक समान नहीं रहता है, हलचल होते रहता है। कभी बारिश आएगा, कभी बादल टकराएगा, कभी बिजली चमकेगा, कभी पेड़ अपने में टकराएगा। तो इस प्रकार के घटना से क्या होता है ना कि यह उदासीन नहीं रह पाता है, इसमें कुछ चार्ज आ पाता है, मतलब आ जाते हैं, आवेशित होते रहते हैं। और सूर्य की किरणों से यौगिक कण धूल कण होते हैं, तो यहाँ से सूर्य की किरणें जो यौगिक कण जो होते हैं वह धूल कणों से टकरा कर इन्हें आयनीकृत कर देते हैं, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। देखिए वायुमंडल ऐसे शांत रहता ना तो हमारा उदासीन रहता, कोई इसमें शक नहीं है। वायुमंडल यदि हमारा मतलब इसमें कोई हलचल उलचल नहीं होता तो हमारा आराम से उदासीन रहता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कभी बादल तड़केगा, कभी बिजली गिरेगा चमकेगा, कोई पेड़ टकराएगा, आंधी तूफान, कभी सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा, वह कभी कण से टकराएगा तो वह आवेशित होगा। तो इस प्रकार के वायुमंडल में हलचल चाहे प्रोसेस होते रहता है, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल उदासीन होता है। कभी कभी आयनीकृत हो जाता है, कभी कभी क्या होता है जब जब सब घटना होता है तब आयनीकृत होगा ही होगा। एकदम यह प्रैक्टिकल चीज है। यहां से आगे चलते हैं। दूसरा का सवाल देखिएगा कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें। 2018 में आप लोगों से पूछा गया है कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करिए, क्या है। एकदम सिंपल परिभाषा पूछा गया है। देखिए परिभाषा क्या है
कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, उसे ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। देखिए यहां से इस फॉर्मूला से हम लोग का सूत्र भी निकल जाएगा। कैसे बाबू, यहां से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथी, देखिएगा बोला है किसी संधारित्र की जो धारिता होती है, यानी जो हम लोग का सी है, मतलब जो हम लोग का धारिता होता है ना, वगैरह हम लोग सी से करते हैं सूचित। देखिए सी के बारे में क्या बोल रहा है कि उसके एक प्लेट पर दिया गया आवेश, हम लोग आवेश क्यू दे दिए हैं, दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, याद रखिएगा। तो हम लोग का विभवांतर कहाँ आएगा, बाटा में आएगा। तो देखिए टोटल आवेश और आवेश देने से जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, ये दोनों का जो रेशियो होता है हम लोग का, यही क्या होता है, हम लोग का संधारित्र की धारिता होता है, C बराबर Q बटा V। चाहे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, हम लोग इसका एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र में जो दोनों प्लेट होता है, तो दोनों प्लेट को जो दिया गया आवेश होता है, इसका एक दूसरा परिभाषा भी आप लोग हम अपने मन से बताते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र के प्लेटों को दिया गया कुल आवेश उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है, उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहां से हो जाएगा Q बराबर C भी, तो यहां से हो जाएगा C बराबर Q बटा V। लेकिन जो यह परिभाषा आप लोगों को लिख के लाए हैं, एकदम सटीक लाए हैं। यदि आप लोग एग्जाम में यह परिभाषा लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो वही लिखा है किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी एक प्लेट को दिया गया आवेश, मतलब Q हम लोग का ये वाला Q दिया गया आवेश तथा आवेश देने से उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, बाटा में आएगा। तो वही देखिए आपका विभवांतर बाटा में आ गया है। तो Q बटा V का जो मान होता है ना, वही C के बराबर होता है, और यही C आपका क्या होता है, यही संधारित्र की धारिता होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। इसका मात्रक उतरक याद रखिएगा कि फैराडे होता है। इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग यहाँ से मात्रक इसका लिख लीजिएगा। जैसे तो हम आप लोग को एक नंबरिया में कराते ही हैं, वहाँ सब कराते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में लीजिए कि इसका मात्रा क्या होता है, फैराडे होता है। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तीसरा नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि बोला गया है ना कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें। और यह सवाल आपका 2019 में पूछा गया है, देख रहे हैं ना, यह सवाल जो है वो 2019 में पूछा गया, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है बताते हैं। जैसे आप लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं कहेंगे जी सर बिल्कुल जाते हैं। आप लोग बचपन में स्कूल जाते होंगे, हम भी स्कूल गए हैं। तो आप लोग कभी कभी अचानक बारिश में फंस गए होंगे। अचानक क्या होंगे, आप लोग बारिश में कभी बीच रास्ता में फंस गए होंगे। हम एक बार अपने कोचिंग से जा रहे थे घर, अब बीच में समझिए कि मेरे पास कॉपी किताब था और बीच में ही बारिश होने लगा। अब समझिए कि हम घिरा गए। तो अब समझिए कि हम अपना शर्ट खोल कर, ठीक है ना, हम अपने कॉपी किताब को बचाए, ठीक है ना, कि मेरा कॉपी किताब जो है ना वह नहीं भीगना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना कि मान लीजिए बारिश हो रहा है और आपका मान लीजिए कि जो सर है, ठीक है ना, आप लोग चाहते हैं कि हमारा सर बारिश में न भींजे। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपने सर के ऊपर छाता लिए होंगे तो छाता लगाइएगा, वरना आप लोग चमकील प्लास्टिक पॉलिथीन ये सब लिए होंगे तो आप लोग यह लगाएंगे। तो फ्लक्स यही कहता है ना कि कौनो एगो सतह से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार कर जाए। जैसे बारिश हो रहा है, आप लोग अपने सर पर मान लीजिए कि छाता लगा लिए हैं, तो छाता पे बारिश की बूंदे जितना टकरा जाए, उन बारिश की बूंदों की जो संख्या वही फ्लक्स होता है। समझ में आएगा फ्लक्स क्या होता है। यानी बारिश समझिए ऊपर से पूरा हद सगरी बारिश हो रहा है और आप लोग एक पार्टिकुलर जगह अपने सर पर छाता लगा लिए, तो वो जो आप लोग छाता लगाए हैं ऊपर पर जितना बारिश की बूंदे गिरेगा, जितना गिरेगा मतलब जो बाहर गिरेगा नहीं, जो छाता पे गिरेगा ऊपर एकदम, तो वो उनकी संख्या को बोलते हैं फ्लक्स। और सही आपका होता है एकरा में कि आपका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है, निकलने दीजिए, लेकिन जितना एगो सतह से पार हो जाए, एगो सतह से, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मान लीजिए इन्हें से आपका ये रे और ये रे इस प्रकार जा रहा है और हम यहाँ पर एगो प्लेट रख दिए हैं, तो एकरा से क्या होगा, एगो हई जाएगा, एगो हई जाएगा ना, लेकिन हई दोनों रे हम लोग का नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों एकरा से पास करेगा, तो ये दोनों जो रे होगा इसको कहेंगे फ्लक्स बोलेंगे। तो फ्लक्स यही होता है, लिखा गया है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या, देखना संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार आप लोग एक और सूत्र लिख सकते हैं बाबू। यहां से आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा कि फाई ई बराबर आप लोग का यहाँ से ई और डॉट का यहाँ से डी ए होता है। जब आप लोग एकरा के ब्रेक करेंगे बाबू ना, एकरा के जब आप लोग ब्रेक करिएगा तो यहाँ से ई हो जाएगा, यहाँ से डी ए और यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ई डी ए कोस थीटा हम लोग का हो जाएगा। तो ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, यह हो गया। यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा यह आप लोग का चौथा नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध बताइए। देखिए यह जो डेरिवेशन है ना, यह डेरिवेशन इतना आसान है, इतना आसान है कि पता नहीं मेरे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, वो एग्जाम में भूल जाते हैं, गलती कर लेते हैं। और हम कई बार बोलते हैं कि आप लोग रटिए नहीं, चीज़ों को समझिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए एग्जाम छोटा हो के चाहे बड़ा हो के प्रेशर सबको होता है, सब कोई एग्जाम में भूलता है। इसीलिए हम आपको सिखाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाबू आप लोग सीखिए। तो यहाँ देखिएगा यह जो आप लोग का डेरिवेशन है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच में संबंध स्थापित करें, यह डेरिवेशन बाबू जानते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि हम क्या बताएं, आप लोग आराम से कर दीजिएगा। देखिएगा एकदम आराम से आप लोग को सिंपल तरीका से हम बताते हैं, सबसे सिंपल जो सिंपल होगा। देखिएगा हम लोगों को विद्युत क्षेत्र और विभव बताना है। देखिए हम यहाँ पर एगो आवेश लिए हैं, एगो आवेश लिए हैं Q1, कहिएगा जी सर। यहाँ पर एगो हम आवेश लेते हैं Q2, कहिएगा जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का दूरी हम ले लेते हैं, इनके बीच का दूरी हम ले लेते हैं बाबू लोग, इनके बीच का हम यहाँ से दूरी ले लेते हैं। इनके बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि आप लोगों का R है। क्या है बाबू? इनके बीच का दूरी हम लोग का यहाँ से R है। तो अब मेरे प्यारे उसे देखिएगा कि अब हम यहाँ से क्या किए हैं, आप लोग देखिए कि Q1 Q2 है, इनके बीच का दूरी R है। देखिएगा हम एकरा का तनी मनी घिसका के मान लीजिए हम यहाँ लाते हैं। देखिएगा हम घिसका का तनी मनी एकरा का हम एजा ला दिए, कोई दिक्कत, हम घिसका के लाएंगे। देखिएगा हम जब एकरा के घिसका के हम एने लाएंगे, देखिएगा हम इस बिंदु पर लाएंगे। तो जब हम एकरा के आप लोग देखिए हम रेड कलर कर, देखिएगा हम एकरा के जब इधर लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर विस्थापित करना पड़ेगा, एने करना पड़ेगा ना। देखिएगा इस Q2 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो हम लोग डायरेक्शन दिए हैं इधर, लेकिन इधर लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। जैसे देखिएगा बहता पानी में आप लोग कूदिएगा तो आप लोग पानी के बहाव की दिशा में आप लोग कार्य नहीं भी करिएगा तो पानी का बहाव आपको लेके चल जाएगा ना, कहेगा जी सर बिल्कुल जाएगा। लेकिन आपको पानी के बहाव का उल्टा दिशा में जाना होगा तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा हाई जो Q1 आप लोग का है, इस Q2 पर बल कहाँ लगाएगा एने लगाएगा ना, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा यह Q1 हम लोग का प्लस चार्ज, यह Q2 हम लोग का प्लस चार्ज, यह प्लस एक कहाँ दूर लगाता है बल, तो यह एक बल लगाएगा एने, लगाएगा ना। ये कह रहा है कि नहीं बल तू जा एने, क्या कर रहा है Q1 कह रहा है Q2 तू जा ओने, एने मत आ, तू जा ओने, तो ये जाएगा एने। लेकिन हम कहेंगे भाई हमको तो कार्य कराना है ना, हमको कार्य कराना है तो हमको थोड़ा लेके आएंगे एने, तो हमको कार्य कराने के लिए हमको इधर उल्टा दिशा में कार्य करना पड़ेगा ना। कि जी सर बिल्कुल हम लोग उल्टा दिशा में जाएंगे तो कार्य करना ही पड़ेगा, बिल्कुल हम लोग को करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो तानी मनी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो यहाँ पर एक dx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं dx, कि जो तानी मनी डिस्प्लेसमेंट, जो तानी मनी घुमाए हैं, जो तानी मनी चलाए हैं, तानी मनी जो दूरी है वो कितना है dx है, कहिएगा जी सर। तो अब यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर लिखिएगा कि आवेश Q2 को अल्प विस्थापित dx करने पर कार्य। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्य का जो फॉर्म देखिए, अल्प घुमाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तनी मनी करना पड़ेगा ना। देखिए हम तनी में, देखिए हम यहाँ पर खड़ा हैं, हमको तनी मनी चलना होगा तो हम तनी मनी कार्य करेंगे, और हमको लंबा चलना होगा तो हम ज़्यादा कार्य करेंगे। तो हम तनी मनी चले हैं तो तनी मनी कार्य करना पड़ेगा, तो वही लिखे हैं DW। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो लोग ना,
वह होता है हम लोग का बल और डॉट का विस्थापन, ठीक है ना, ये दोनों का क्या होता है, डॉट होता है। तो अब यहाँ देखिएगा हम लोग का हो गया डी डब्ल्यू, यहाँ से एफ हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का डी एक्स हो जाएगा, और ओकरा बाद हम लोग का हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा ना कोस थीटा। तो ओकरा बाद आप लोग देखिएगा डी डब्ल्यू बराबर यहाँ से एफ हो गया, यहाँ से डी एक्स हो गया, और जो ये थीटा है। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का बल एने लग रहा है और हम लोग जा काने रहे हैं एने। देखिएगा बल कह रहा है कि तुम जाओ ओने, ठीक है, लेकिन हम लोग आवेश को ला रहे हैं एने। तो देखिए डायरेक्शन उल्टा है ना, डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह 180 डिग्री का बन रहा है। जी सर बिल्कुल, एंगल तो 180 बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 180 डिग्री लिख देंगे ना। तो अब यहाँ देखिएगा डी डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर डी एक्स हो गया, cos 180 का मान हो गया -1 हो गया। तो यहाँ देखिएगा डी डब्ल्यू यहाँ से हो गया माइनस का, यहाँ से एफ, और यहाँ से हो गया डी एक्स। यह हम लोग का कार्य का फॉर्मूला आ गया कि कार्य बराबर -f इंटू डी एक्स, कौन से, यहाँ से आ गया। कहिएगा जी सर यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद देखिएगा, और हम लोग अपने हिसाब से एक कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, कौन, आप लोग देखिएगा, हम लोग यहाँ से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि v का जो फॉर्मूला होता है वह W/Q होता है ना। v का फॉर्मूला W/Q होता है, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी होगा ना। W का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू वी हम लोग का यहाँ से होगा। कहिएगा जी सर बिल्कुल, हम लोग का W का फॉर्मूला Q इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिएगा हम लोग तनी मनी घुमाए हैं तो कार्य कितना होगा, तनी मनी होगा। तो डी डब्ल्यू लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग का आवेश तो क्यूए है, और यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, तनी मनी होगा। यह हो गया, यह आप लोग का हो गया। तो देखिएगा एकरा के समीकरण 2 कर लेते हैं, एकरा के समीकरण 1 कर लेते हैं। कोनो दिक्कत नहीं। देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए एनईओ डी डब्ल्यू और एनईओ डी डब्ल्यू, एनए का डी डब्ल्यू और एनए का डी डब्ल्यू सेम है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, देखिएगा कि हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो अब देखिएगा माइनस का यहाँ से एफ इंटू का डी एक्स हो गया, और यहाँ से क्यू इंटू का क्या हो गया, डी वी हो गया ना। तो अब यहाँ देखिएगा यह जो डी एक्स है एक के हेने लेकर आ जाते हैं, जो क्यू है इन्हें बाटा में लेके आ जाते हैं। माइनस का F/Q हो गया, और यहाँ से एन हो गया dv/dx हो गया ना। तो देखिए F/में Q जो फॉर्मूला होता है यह तो हम लोग का E होता है ना, हाई माइनस के लेके ओने आ जाते हैं। तो माइनस का हम लोग का dv/dx हो गया। यही तो फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ करना था। कितना आसान है बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना यह आसान फॉर्मूला है, आप लोग बताइए क्या आप लोग नहीं कर सकते। बताइए कोनो ज़्यादा भारी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो लॉजिकल चीज़ पढ़ने मजा। अब कोई होता है कि रट के जाता है, नहीं, आप लोग को रट के नहीं जाना है, आप लोग को समझ के जाना है कि एग्जाम में आप लोग को बस इतना याद रखना है कि हाँ हम लोग समझ के आए हैं, हम लोग आराम से करेंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग का सूत्र आ गया, आप लोग का जो स्थापित हो गया वह आ गया E = माइनस के आप लोग का dv/dx आ गया। और यही आप लोग का देखिए कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हम लोग का स्थापित हो गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं, 5वां नंबर देखिएगा, बहुत सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बोला यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। देखिए बोला कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र, मतलब कि हम लोग का C1, हम लोग का C2, देखिएगा यहाँ से क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा बोला गया है ना, देखिएगा यहाँ से C1 हो गया, यहाँ से C2 हो गया, और यहाँ से हम लोग का C3 हो गया। बराबर है तो हम एक C मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, कहाँ जोड़ा गया है भाई, श्रेणी क्रम में, तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग का C/N होता है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्रेणी क्रम का यह सूत्र होता है। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग का CS बराबर, हम लोग का C कै गो, C तो CA है, लेकिन N मतलब क्या कि N मतलब संधारित्र कै गो है, 3 गो है। तो C/3 हो गया। देखिए CS का मान बोला गया है कि परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है, मतलब कि CS का मान दिया गया है
तो हम ये से 6 माइक्रोफेराड कर दिए। ओकर बाद हम यहाँ से सी बाटा में 3 कर दिए। तो यह 3 जब एकरा में गुना होगा तो सी का मान कितना होगा, 6 से जब 3 में गुना होगा बाबू तो यहाँ से आ जाएगा 18 माइक्रोफेराड आ गया ना। यहाँ से सी का मान आ गया 18 माइक्रोफेराड। तो अब बोला गया है कि अगर इन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी कितना होगा समांतर क्रम में। तो अब देखिएगा हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि Cp इक्वल टू एनसी होता है, जानते हैं ना कि Cp इक्वल टू हम लोग का एनसी होता है। तो अब यहाँ देखिए Cp इक्वल टू एन का जो वैल्यू है वो 3 है और सी का मान यहाँ से निकल गया है 18। तो हम ये से लिख देते हैं बाबू लोग 18 माइक्रोफेराड। तो अब देखिएगा 18 से 3 में गुना करेंगे तो 18 तिया 54 माइक्रोफेराड हम लोग का आंसर होगा। बताइए कितना आसान है, कितना सिंपल है। हम लोग यहाँ अंत में लगा देंगे आंसर। ऐसा के सवाल समझिए कि आपके प्रीवियस ईयर में 2 नंबर में पूछे गए हैं। बताइए कितना मजा आ रहा है बनाने में। प्रीवियस ईयर के सवाल करने जानते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं सर प्रीवियस ईयर में सवाल ऐसे पूछे गए हैं तो हम लोग भी कर देंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 5 कर लिए ना, बिना रटे आप लोगों को समझा के दिल दिमाग में सब में आप लोगों को हम यहाँ से फिट कर दिए। और इसका जो मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ है आप लोगों को ऐप पे चल जाएगा। देखिए 6वां नंबर जो सवाल है वही आप लोगों का फ्लक्स वाला है, ठीक है ना। देखिए लिखा गया है ना, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित। देखिए यह जो सवाल है ना आप लोगों का मेरे प्यारे 2019 में भी पूछा गया है और देखिए 21 में, मतलब 1 साल गैप करके, मतलब 19 में सवाल आया है, 1 साल गैप किया 20 और 21 में सवाल यही पूछ दिया। सोचिए कितना, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि सोना पे सुहागा हो गया कि 19 में पूछा, 1 साल गैप किया, 21 पूछा। इससे पता यह चलता है कि 1 साल गैपिंग वाला क्वेश्चन आता है। मतलब कि जो देखिए आप लोग 25 में एग्जाम देंगे तो 24 वाला नहीं आएगा, 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला सब आप लोग को पढ़ लेना है। कम से कम मान लीजिए कि आपको लिखना है 10 गो। देखिए कई गो लिखना है 10 गो। अब 10 गो में यदि समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 5 गो लड़ गया तो आपका आधा टेंशन तो सही खत्म हो गया। 5 गो प्रीवियस ईयर से ही आ जाएगा, खाली 5 गो का तैयारी करना है। तो ये सब लेके आप लोगों को चलना है। तो यहाँ से हो गया ना। तो फ्लक्स के बारे में समझा दिए हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। यहाँ से आप लोग सूत्र लिख सकते हैं फाई ई बराबर, यहाँ से आप लोगों का ई और डॉट का यहाँ से डी ए होता है। यह आप लोगों का यहाँ से हो गया ई डॉट का डी ए हो गया। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग का यह सेशन खत्म होता है। हम लोग इस सेशन में यहीं तक हम लोग देखेंगे। डेली आप लोगों को असही हम कराते रहेंगे और आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स नहीं बना सकते हैं, इतना टाइम आप लोग पास नहीं है कि आप लोग सोचते हैं सर नोट्स नहीं बनाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स आराम से मिल जाएगा। आराम से अपनी तैयारी को बढ़िया करिए, हम आप लोगों के साथ हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ से बाबू नहीं होगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए। और यह वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने प्यारे दोस्तों भाई बहनों को जरूर शेयर करिएगा। और आप लोगों को यहाँ से कमेंट करके ही जाना है क्लास कैसा करके लगा, सब समझ में आ गया ना, यह जरूर कमेंट करना है सब समझ में आया नहीं आया। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। चलिए बाबू, तो आप लोग साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए। जय हिंद।